Dear students, today we are talking about joint disorder. This is the last topic of chapter 3 skeletal system in D Form first year. इससे पहले आपने दो टॉपिक पढ़े हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट एंड देयर फंक्शन। आई होप कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा और आपके सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज आखिरी टॉपिक इसका जॉइंट डिसऑर्डर वो डिस्कस किया जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाएगा। यहाँ से एराइज होने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लीजिए आप। जॉइंट डिसऑर्डर 2016 में 8 नंबर का पूछा गया, 18 में नहीं आया है, फिर 2019 में भी पूछा गया है, 4 नंबर में 2020 में भी आया है। तो इस तरह से जॉइंट डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरी यूनिट से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, क्लासीफाई जॉइंट्स देयर फंक्शन एंड जॉइंट डिसऑर्डर। तो तीनों मिला के एक क्वेश्चन बनता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कहलाएगा 16 नंबर का। अगर ब्रेक करके छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो या तो 8 नंबर में आएगा और या तो 4 नंबर में आएगा। तो इस तरह से ये यूनिट आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी और इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका 16 नंबर या 8 नंबर आपका रेडी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक जॉइंट डिसऑर्डर। आप जानते हैं कि जॉइंट की एक बड़ी पॉपुलर बीमारी है, कॉमनली आपने सुना होगा अर्थराइटिस। उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस है ना, जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है तो उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। ये तो अमूमन आप नाम सुनते हैं बराबर कि अर्थराइटिस हो गया है, यानी जोड़ों में दर्द हो रही है, स्वेलिंग आ गई है। अब इसको हम लोग मेडिकल के टर्म में अगर पढ़ें तो अर्थराइटिस को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी अर्थराइटिस इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 तरह की अर्थराइटिस होती है। कॉमनली जनरल वे में तो अर्थराइटिस बोल दिया जाता है, लेकिन मेडिकल की लैंग्वेज में हम अर्थराइटिस को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों टाइप्स देखेंगे कि 3 तरह की कौन कौन सी अर्थराइटिस होती हैं। आप जब अपने घर में किसी भी बुज़ुर्ग का जायज़ा लेंगे तो वहाँ भी आपको अर्थराइटिस मिलेगी। ठीक है, जब मेडिकल चेकअप होता है तो पता चलता है कि अर्थराइटिस का कौन सा टाइप है। तो हम लोग एक एक करके टाइप देखेंगे इसके। पहला टाइप देखते हैं र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसको RH अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। RH एक बार आपने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप में RH, रीसस मंकी ब्लड ग्रुप, तो वो दूसरा RH है और ये RH अर्थराइटिस दूसरा है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को आपस में कोरिलेट मत करना। RH इन द सेंस र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप ये देखते हैं। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम इम्यूनोग्लोबुलिन अटैक्स ऑन इट्स ओन टिश्यू सच एज कार्टिलेज एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। देखिए, इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं, यानी ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर एंटीबॉडी होती है, जिसको IgM बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgM, वो खुद अपने ही टिश्यूज़ के ऊपर अटैक कर देती है, जैसे कि कार्टिलेज और साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उसको डैमेज करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, साइनोवियल मेम्ब्रेन स्टार्ट सिक्रीटिंग एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड पेनस दैट कॉज इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज सरफेस। देखिए, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M जब अपने टिश्यूज़ के ऊपर अटैक करती है, यानी कार्टिलेज या साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ ग्रेन्यूल्स का सिक्रीशन करने लगती है, जिनको बोलते हैं पाइनस, PANUS पाइनस। ठीक है, और वो धीरे धीरे करके आर्टिकुलर कार्टिलेज सरफेस को डैमेज करते हैं, जिससे कि दर्द स्टार्ट हो जाती है। आपने कल देखा था साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बात की गई थी, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में बात की गई थी, जहाँ पर 2 बोन आपस में जॉइंट होती हैं, उसी को जॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर जुड़ती हैं जाके। आपने कहा था कि दोनों बोन जहाँ पर जुड़ती हैं वहाँ पर उनके बीच में एक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, और उसके अंदर कुछ पदार्थ, कुछ फ्लूइड पाया जाता है, जिसको नाम दिया गया था साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, जस्ट लाइक ऑयल। तो वो ऑयल की तरह होता है जो सरफेस को लुब्रिकेट कर देता है ताकि आसानी से मूवमेंट हो सके।
और कोई दिक्कत ना हो। तो उसी लिक्विड में पेनस लाइक ग्रेन्यूल्स का जब फॉर्मेशन होने लगता है, और वो करता कौन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन करती है, तो वो जो क्रिस्टल के फॉर्म होते हैं ना, तो उससे वहाँ पर परेशानी यानी पेन स्टार्ट हो जाता है ना। यानी स्मूथ जो सरफेस होती है वो स्मूथनेस उसकी ख़त्म हो जाती है, लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है, फिर जॉइंट पेन उसी को बोलते हैं आप। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये होता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम की वजह से, ठीक है। कॉमन सिम्टम में देखते हैं स्टिफनेस यानी कठोरता आ जाएगी, रेडनेस लाल हो जाएगा, स्वेलिंग इन द सेंस सूजन आ जाएगी, पेन यानी दर्द होगा। ये कॉमन 4 सिम्टम है। स्पेशल सिम्टम की अगर बात करें, ड्यूरिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर फैक्टर दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन एम यानी IgM आर प्रेजेंट इन ब्लड। जब भी ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड की जांच करवाई जाएगी, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन एम की मात्रा बढ़ी हुई आपको मिलेगी। अगर वो आपको नज़र आ रही तो इसका मतलब आपके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये आर्थराइटिस का पहला टाइप था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का दूसरा टाइप है ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस। देखिए, हमने इसको डायग्रामेटिक हाइपोथेटिकल डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। आपको हमने दिखाया कि एक ब्लड वेसल्स है जिसमें कैल्शियम आयन का लेवल ब्लड के अंदर कम दिखाया गया, एरो नीचे का, इसका मतलब कैल्शियम आयन का लेवल जब ब्लड वेसल्स में कम हो जाता है, ठीक है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए या तो हम बाहर से डाइट के ज़रिए कैल्शियम को प्राप्त करें, जैसे मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट है ना, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको लिया जाए तो बैलेंस हो जाए कैल्शियम। और अगर हम डाइट के ज़रिए नहीं ले पाते हैं और हमारी बॉडी में ऑलरेडी ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल कम है, तब ऐसी कंडीशन में जो बोन होती है, बोन के अंदर चूँकि आप जानते हैं कि कैल्शियम आयन स्टोर रहता है, फास्फेट आयन भी रहता है, लेकिन कैल्शियम आयन का परसेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 90% बोन के अंदर स्टोरेज है। तो ऐसी कंडीशन में बोन अपने कैल्शियम को डोनेट करना स्टार्ट कर देती है। वो इसलिए करती ताकि शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो कैल्शियम आयन कंट्रोल करता है, वो चीज़ें चलती रहें। तो जब आपकी बॉडी बाहर से नहीं लेती है, तो ऐसी कंडीशन में बोन अपने कैल्शियम को ब्लड वेसल्स को डोनेट करना स्टार्ट कर देती है। और जब वो ऐसा करती है तो धीरे धीरे जो बोन्स होती है उसके अंदर से कैल्शियम आयन का लेवल कम होना चालू हो जाता है, जिससे कि बोन्स आपकी वीक हो जाती हैं, बोन्स आपकी पोरस हो जाती है, यानी छोटे छोटे छिद्र बोन में आ जाते हैं। उसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस का मतलब पोरस, पोरस इन द सेंस छिद्र हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब कैल्शियम आयन का लेवल बोन से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस डिजीज़ को बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसी कंडीशन में बोन आपकी वीक होगी और पोरस होगी, ठीक है। इसको वियर एंड टीयर डिजीज़ भी कहते हैं। वियर एंड टीयर यानी रोना धोना, जैसे आंसू बराबर निकला करते हैं ना आँख से, तो उसको रोना धोना कहते हैं। इसी तरह से बोन्स यहाँ पर रोती है, यानी लगातार कंटिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द बोन्स। जब ये कंडीशन होती तो इस डिजीज़ का नाम दिया जाता है वियर एंड टीयर। तो ऑस्टियोपोरोसिस का दूसरा नाम क्या है, वियर एंड टीयर। एक बात ये हो गई। अब हम लोग देख लेंगे, देखते एक एक पॉइंट पढ़ते। ऑस्टियो का मतलब बोन्स, पोरोसिस का मतलब पोरस यानी डीजेनरेशन, कॉमन इन ओल्ड एज, ठीक है, बट इन फीमेल इट नेचुरली अकर्स। लेवल ऑफ सेक्सुअल हार्मोन्स स्टोरेज आर डिक्रीज आफ्टर मीनोपॉज 45 ईयर्स ओल्ड। देखिए, मीनोपॉज की जो स्टेज होती है फीमेल में, मीनोपॉज का मतलब ये होता है कि जब सेक्सुअल हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं मीनोपॉज। और इसकी एक एज निर्धारित की गई मेडिकल की भाषा में 45 ईयर्स। तो 45 साल के बाद की जो औरत होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली आर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन का लेवल घटना चालू हो जाता है और फिर बोन से कैल्शियम आयन धीरे धीरे डिजेनरेट होता है, जिससे कि जोड़ों में दर्द आना स्वाभाविक है।
फीमेल के केस में। और मेल के केस में जो ओल्ड एज के लोग होते हैं आफ्टर 60 ईयर 55, अपने घर में आप देखिएगा तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कॉमन है, जोड़ों में दर्द। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन ऑस्टियोपोरोसिस डिजेनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज टेक्स प्लेस। आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होती है उसका डिजेनरेशन होता है। लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन बोन्स आर ग्रेजुअली डिक्रीजेज। जो कैल्शियम आयन का लेवल होता है बोन्स के अंदर वो डिक्रीज होने लगता है। सिम्टम की अगर बात कर लें, स्वेलिंग यानी सूजन आना, स्टिफनेस कठोरता आना, रेडनेस यानी लाल पड़ जाना, पेन दर्द होना, और वीकनेस ऑफ बोन और बोन का कमज़ोर होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि ऑस्टियोपोरोसिस फर्स्ट अफेक्ट लार्जर पार्ट सच एज नीज, हिप, जॉइंट। जो लार्जर पार्ट होते हैं, चाहे वो घुटना हो चाहे हिप जॉइंट हो, वहाँ पर सबसे पहले इसका असर दिखाई देता है ना। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये आप सुनते हैं बुज़ुर्गों से। तो ऑस्टियोपोरोसिस का पहला अफेक्ट यहीं पर होता है, लार्जर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस इज आल्सो नोन एज वियर एंड टीयर डिजीज़। वियर एंड टीयर अभी आपको बताया, रोना धोना। जिस तरह से इंसान के आंसू बराबर निकलते रहते हैं कंटिन्यूअस मैनर में, उसी को रोना धोना कहते हैं। इसी तरह से बोन्स रोती है। बोन्स रोती है इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम आयन का सिक्रीशन लगातार वहाँ से हुआ करता है ना, ताकि बॉडी में जितनी भी कैल्शियम आयन का रोल है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसको बोलेंगे वियर एंड टीयर, जिससे कि बोन्स बहुत वीक हो जाती है। थर्ड पार्ट इसका है गाउटी आर्थराइटिस। ये दो डिजीज़ आपकी हो गई हैं, रूमेटॉइड और ऑस्टियोपोरोसिस। लास्ट वन डिजीज़ है गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस एकदम स्पेशल टाइप की है। जनरली ये भी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे आर्थराइटिस में यूरिक एसिड हम नाम सुनते हैं कि यूरिक एसिड का कलेक्शन हो गया जॉइंट के अंदर। यूरिक एसिड का जब फॉर्मेशन होने लगता है ब्लड के अंदर, तो उस आर्थराइटिस को बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। उस आर्थराइटिस को बोलेंगे गाउटी आर्थराइटिस। यूरिक एसिड कैसे जमा होना स्टार्ट होता है, आता है ये कहाँ से है? तो आप जानते हैं कि यूरिक एसिड जब आप डाइट में न्यूक्लिक एसिड लेते हैं, यानी डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड आप बाहर से लेते हैं डाइट में, तो डीएनए आरएनए का जब एबनॉर्मल ब्रेकडाउन होता है तो उसी से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना। तो न्यूक्लिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करती है, और वो यूरिक एसिड अगर यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकल पाता है तो वही आपकी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और जोड़ों में जाके एक्यूमुलेट होता है, जिससे कि जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। क्लियर? एक एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। गाउटी अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। गाउटी में क्या होगा? एक्सेसिव प्रोडक्शन, यानी अधिक मात्रा में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिक एसिड अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA/RNA। आप जानते हैं कि यूरिक एसिड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के उपरांत बनता है। क्लियर? वो चाहे DNA हो या RNA। गाउटी आर्थराइटिस कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है? यही यूरिक एसिड लार्ज अमाउंट में जमा हो जाता है ना। दिस रिजल्ट बिल्डअप द यूरिक एसिड इन ब्लड। यूरिक एसिड जब ब्लड में इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर जब सोडियम आयन पहले से पाया जाता है तो उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम यूरेट साल्ट बनाता है। सोडियम यूरेट साल्ट। सोडियम यूरेट साल्ट आर डिपॉजिटेड एट जॉइंट मेकिंग मूवमेंट पेनफुल। और सोडियम यूरेट का जो साल्ट होता है, क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे, ये जाकर जमा होने लगते हैं जॉइंट में, जिससे कि जॉइंट का जो मूवमेंट होता है उसमें दिक्कतें आने लगती हैं और दर्द होने लगती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। तो आपने यहाँ पर 3 तरह की आर्थराइटिस देखा है। रूमेटॉइड फर्स्ट है, सेकेंड है ऑस्टियोपोरोसिस, और थर्ड है गाउटी आर्थराइटिस। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं जॉइंट डिसऑर्डर। जॉइंट डिसऑर्डर, जॉइंट डिसऑर्डर की जब भी बात करते हैं, यानी इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, जॉइंट में सूजन आ जाए, उसको बोलते हैं जॉइंट डिसऑर्डर, है ना। या उसी को बोलेंगे आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द।
तीन तरह से हो सकती थी, रूमेटॉइड, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउटी। रूमेटॉइड में आपने कहा कि RH फैक्टर भी इसको बोलते हैं, RH फैक्टर डिजीज़। इसमें आपने कहा कि इम्यूनोग्लोबुलिन M अपने ही टिश्यू के ऊपर अटैक करती है, अपने ही टिश्यू के ऊपर अटैक कर देती हैं, राइट, जिससे कि साइनोवियल मेम्ब्रेन और कार्टिलेज डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्लड के अंदर जब भी इसका जांच होगी तो ब्लड के अंदर IgM यानी इम्यूनोग्लोबुलिन M आपको दिखाई देंगी, तो उसको बोलेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस में आपने कहा कि कैल्शियम आयन का लेवल ब्लड में जब कम हो जाता है तो बोन्स अपने कैल्शियम आयन को धीरे धीरे ब्लड को डोनेट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि बोन्स वीक हो जाती है ना। उसी को वियर एंड टियर डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस हो गए। थर्ड आपने कहा गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी में क्या होता है कि गाउटी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन एक्सेस अमाउंट में होने लगता है। ये आप कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, और जब ज़्यादा बनेगा तो ब्लड के अंदर इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, और ब्लड के अंदर पहले से सोडियम आयन पाया जाता है, उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम यूरेट साल्ट बनाता है। फिर सोडियम यूरेट साल्ट जॉइंट के अंदर जाके एक्यूमुलेट होता है और जॉइंट के मूवमेंट को पेनफुल कर देता है, यानी दर्द वहाँ पैदा करता है। इस तरह से आर्थराइटिस यानी जॉइंट डिसऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रैक्चर। छोटा सा टॉपिक है, आप जान लीजिए, क्योंकि बोन्स अलग से आपको पढ़ना नहीं है, इसी का टॉपिक है। जॉइंट डिसऑर्डर में फ्रैक्चर आप नहीं लिखेंगे, जॉइंट डिसऑर्डर में आर्थराइटिस के 3 टाइप से लिखेंगे। फ्रैक्चर आप चूँकि अमूमन सुनते हैं फ्रैक्चर के बारे में, ब्रेकिंग ऑफ बोन जिसको बोलते हैं फ्रैक्चर, तो यहीं पर इसको देखते हैं कि फ्रैक्चर कितने प्रकार से हो सकता है, यानी हड्डी का टूटना। क्लोज टाइप, कंपाउंड यानी ओपन टाइप, 2 टाइप के यहाँ पर देखें, बाकी नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखेंगे। क्लोज टाइप में क्या होता है, डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की गई। बोन्स आर ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, बोथ पीसेस रिमेन्स विद इन स्किन। बोन्स 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लेकिन स्किन के बाहर नहीं आती बोन्स, दोनों टुकड़े, दोनों पीसेस स्किन के अंदर रहते हैं। डायग्राम से आपको साफ दिख रहा होगा। कंपाउंड यानी ओपन फ्रैक्चर, बोन्स ब्रोकन इनटू मोर देन 2 पीसेस, बोन्स कम्स आउट आफ्टर टीयरिंग स्किन। चूँकि नाम से क्लियर, ओपन फ्रैक्चर, ओपन इन द सेंस इसमें क्या होगा कि बोन्स कई पार्ट में डिवाइड होगी, और वो जो पार्ट होंगे, स्मॉल पीसेज होंगे, वो स्किन को फाड़ के बाहर निकल आते हैं, है ना, स्किन को फाड़ के बाहर निकल आते हैं। तो 2 तरह के फ्रैक्चर आपने यहाँ पर देख लिया, क्लोज टाइप और कंपाउंड टाइप यानी ओपन टाइप। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक वेरी कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर अकर्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में होता है। आपने सुना होगा, अपने घर में भी देखा होगा कि कहते हैं बाल आ गया, बाल यानी बोन्स हल्की सी क्रैक हो गई, अलग नहीं हुई, हल्की सी क्रैक हो गई। इट इज़ अ सिंपल क्रैक, है ना, तो इसमें हल्का सा दरार पड़ जाता है, बस अलग नहीं होती है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है, ये बच्चों में होता है ग्रीन स्टिक। नेक्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन किया करता है, जो एक पीस टूटकर अलग होता है वो दोनों के बीच में रहता है और दोनों से बातें किया करता है। बोन इज ब्रोकन इनटू मोर देन 2 पीसेस, स्मॉल पार्ट्स ऑफ बोन्स रिमेन्स इन बिटवीन 2 लार्जर पार्ट, 2 लार्जर पार्ट के बीच में स्मॉल पार्ट है, डायग्राम में दिख रहा है, यानी दोनों से कम्युनिकेशन कर रहा है। इस तरह के फ्रैक्चर को बोलेंगे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। और लास्ट वन है इसमें इवल्सिव फ्रैक्चर। इवल्सिव फ्रैक्चर इसमें क्या होगा, बोन्स आर ब्रोकन इनटू मोर देन 2 पीसेस, यानी एक बोन्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड होगी। स्मॉलर पीसेस आर टू द मसल एंड लिगामेंट, जो छोटा पार्ट होगा वो मसल से इसमें अटैच हो जाता है या अडेयर हो जाता है। डायग्राम में लिखा भी हमने आइडियर टू मसल, यानी मसल से अटैच हो गया छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से 5 तरह के फ्रैक्चर आपने देख लिया, क्लोज टाइप, ओपन टाइप, ग्रीन स्टिक, कम्युनिकेटेड और इवल्सिव। लास्ट में स्प्रेन, दैट इज़ मोच जिसको कहते हैं, मोच आ भी जाती है ना। तो मोच का क्या मतलब होता है, मोच मतलब खिंचाव आ जाना, अनड्यू वायलेंट ट्विस्टिंग ऑफ द लिगामेंट, जो लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट में जब खिंचाव आ जाता है तो उसी को स्प्रेन कहते हैं या मोच कहते हैं, स्प्रेन या मोच।
तो इस तरह से जॉइंट डिसऑर्डर आपने पढ़ लिया और बोन डिसऑर्डर पढ़ लिया। ये बोन डिसऑर्डर में फ्रैक्चर आपका आता है ना, स्प्रेन भी आ जाता है। तो हमारा टॉपिक आज का यानी थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो गया डी फार्मा चैप्टर 3 स्केलेटल सिस्टम का। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप लोग ERP पर जाइए होमवर्क सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे गए हैं और जिनके चांसेस हैं पूछने के, वो हम आपको वहाँ समराइज़ करके लिखेंगे। उनको आप सॉल्व करके A4 प्लेन पेपर पर सॉल्व करके वहीं पर अपलोड करेंगे। रोज़ की रोज़ आपको इतना काम करना है, डिले नहीं करना। इससे पहले जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जिन बच्चों ने अब तक कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट करके वहाँ अपलोड कर दें, इसलिए कि जो भी इंटरनल मार्क्स हैं, जो भी सेशनल मार्क्स हैं, वो इसी होमवर्क के बेस पे उनको अलॉट किए जाएंगे। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों का छूटा है पिछला, वो लोग भी जल्दी से जल्दी सब कुछ कवर करें। जो कोरोना से ग्रसित थे, अगर वो बाहर निकल आए हैं तो वो भी तुरंत इसको करके सबमिट कर दें, ताकि उनके नंबर पर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।